नमस्कार बच्चों, मैं विनोद कुमार आप लोगों के सामने ऑनलाइन क्लासें लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैं 10वीं क्लास की जो विज्ञान है उसकी ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट कर रहा हूँ और उसमें आप लोगों के सहयोग की मुझे खास आवश्यकता है। तो मुझे इतना विश्वास है कि आप लोग मुझे सहयोग ज़रूर करोगे। 10वीं क्लास के विज्ञान की अगर हम बात करें तो 10वीं क्लास के विज्ञान जो है वो 11वीं 12वीं और जो आगे जो कंपटीशन है उनका क्या है, आधार है। 10वीं क्लास के अगर विज्ञान हम अच्छे से समझ लेते हैं तो 11th-12th के जो बेसिक ज्ञान है, जो कंपटीशन के सामान्य क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन है, उनमें आप लोगों की सहायता होगी। 10वीं क्लास के अगर विज्ञान की हम बात करें तो 10वीं क्लास की जो विज्ञान है वो 4 पार्टों में बटी हुई है। एक रसायन विज्ञान, दूसरा पार्ट है जीव विज्ञान का, तीसरा पार्ट है भौतिक विज्ञान का, चौथा पार्ट है पर्यावरण का। ये 4 पार्टों में 10वीं क्लास के विज्ञान बटी हुई है। मैं आप लोगों के पास सभी पार्ट के वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, आप उनको देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस प्रकार से आगे की जो हाई क्लास हैं उनका आधार बनते हैं। इससे पहले हमें बेस्ट ये होता है कि 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए विज्ञान सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसमें नंबर बनाना उनको ज़रूरी होता है। इसलिए मैं उन्हीं बच्चों के लिए विशेष तौर से ये क्लासें स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम अगर 10वीं क्लास के विज्ञान की बात करें तो उनके 4 चैप्टर किसके हैं? पहले 4 पार्टों में 10वीं क्लास की विज्ञान बटी हुई है। पहला पार्ट है रसायन विज्ञान का, दूसरा पार्ट है जीव विज्ञान का, तीसरा पार्ट है भौतिक विज्ञान का, चौथा पार्ट है पर्यावरण का। अगर हम देखें तो पहले जो 4 चैप्टर हैं वो है रसायन विज्ञान के। रसायन विज्ञान के 4 चैप्टर करने के लिए हमें कुछ बेसिक बातें ध्यान में रखनी होती हैं। उन बेसिक बातों में अगर हम देखें तो हमें पता होना चाहिए कि किसी तत्व का पर उसकी संयोजकता कितनी है, उसकी संयोजकता क्या है, यौगिक किस प्रकार से बना सकते हैं, उन तत्वों की संयोजकताएं विक्रिया बनाने में या रासायनिक समीकरण बनाने में किस प्रकार से सहायक होती हैं। इन बातों का जानने के लिए हमें कुछ बेसिक बातें ध्यान करनी होती हैं। उन बेसिक बातों में अगर हम देखें तो हमारा एक पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो इन सब में इन 4 पार्ट को आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है वो मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। तो आप लोग बच्चों ध्यान से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझो और उसके बाद हम उन 4 पार्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। जो पहला पार्ट है अपना रसायन विज्ञान, मैं इतना विश्वास दिलाता हूं अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से समझ लिया तो उसका उपयोग उन 4 पाठों में अगर आप करोगे तो उनको आसानी से आप पढ़ सकते हो। तो आज की क्लास में हम लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाने की कोशिश करूंगा और मुझे विश्वास है कि अगर आप देखोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। आप लोगों ने 6ठी 7वीं 8वीं सब में किसके बारे में पढ़ा है? परमाणु के बारे में पढ़ा है, एटम के बारे में पढ़ा है और अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या परिभाषा दी है, परमाणु की अलग अलग परिभाषा भी दी। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो आधार है वहां से लेकर स्टार्ट करते हैं। रदरफोर्ड नामक एक वैज्ञानिक था, रदरफोर्ड नामक एक वैज्ञानिक था जिसने परमाणु के बारे में क्या बताया? उसने बताया कि परमाणु के अंदर एक धनावेशित भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, नाभिक कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ये बात किसने बताई? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का एक शिष्य था नील्स बोर। नील्स बोर रदरफोर्ड से मिलने गया तो रदरफोर्ड ने उसने बताया कि मैंने आज इस प्रकार की एक परमाणु की परिभाषा बनाई है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक धनावेशित भाग के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो नील्स बोर ने उसको देखा, समझा और बताया कि इसमें आपकी परिभाषा बिल्कुल सही है, इसमें जो सूक्ष्म कणों से मिलकर परमाणु बना होता है, लेकिन
इसमें एक बात आप मेरे को बता दीजिए कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा उसकी एनर्जी क्या होगी, खत्म होगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी एनर्जी, ऊर्जा खत्म करके इस नाभिक से टकरा जाएगा, और नाभिक से टकराते ही उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। रदरफोर्ड को भी ये बात समझ में आ गई कि हाँ बिल्कुल नील्स बोर बिल्कुल सही कह रहा है। तो रदरफोर्ड ने नील्स बोर को कहा कि आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो नील्स बोर ने रिसर्च करना शुरू किया और अंत में उन्होंने अपना कामयाबी पा ली। जैसे आप मेरी क्लासें देखोगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। उसी प्रकार नील्स बोर ने क्या, रदरफोर्ड की जो कमी थी उस पर विजय पा ली। किस प्रकार से विजय पाई? उसने बताया कि गुरुजी आप सही कह रहे हो, परमाणु के अंदर एक धनावेशित भाग होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उसे हम नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को नील्स बोर ने क्या नाम दिया? अभी कोष नाम दिया। क्या नाम दिया? कोष नाम दिया। कोष। अब उन्होंने इंग्लिश के जो लेटर है उनकी सहायता से उनके नाम रख दिए, जैसे इसको के, एल, एम, एन, ये 4 प्रकार से उसने कोष बता दिए। आगे भी हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम 10वीं क्लास का चैप्टर पढ़ रहे हैं, 10वीं क्लास की बेसिक बात तैयार कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम 4 ही रखेंगे। जैसे ये पहला कौन सा होगा? पहला कोष ये, दूसरा कोष ये, तीसरा कोष ये, चौथा कोष। तो हमारे पास कोष कौन कौन से आ गए भी? पहला पॉइंट अपना ये है, कोष कौन कौन से आ गए? के, एल, एम, एन। के, एल, एम, एन। के कौन सा है? पहला कोष है। एल कौन सा है? दूसरा। एम कौन सा है? तीसरा। एन कौन सा है? चौथा। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाते हैं? कोष आ जाते हैं। अब नील्स बोर ने एक सूत्र भी दिया, इन कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बनने का सूत्र। कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ने का सूत्र दिया। नील्स बोर ने क्या बताया? 2n की स्क्वायर। n यहां पर क्या है? कोषों की संख्या। क्या है? कोषों की संख्या। कोषों की संख्या। देखो के पहला कोष है, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर बराबर 2। इसी प्रकार 2 की स्क्वायर क्या प्राप्त होगा? 8। इसी प्रकार 3 की स्क्वायर 18। इसी प्रकार 4 की स्क्वायर 32। यानी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने कितने बढ़ सकते हैं? 2, 8, 18, 32। ये हम इलेक्ट्रॉने भर सकते हैं। किसमें? एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये पहला कोष है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इस प्रकार से। इसी प्रकार से दूसरे में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इसमें 32, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32। ये परमाणु की भौतिक संरचना हमारे सामने आ जाती है। तो इन कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं कितने? 2, 8, 18, 32। अब होता क्या है? वही बात है, रदरफोर्ड ने नील्स बोर को कहा कि ठीक है मान ली बात, निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, लेकिन फिर भी ये ऊर्जा का तो क्या करते हैं? इनकी ऊर्जा का तो क्या होता है? ह्रास होता है। उसका क्या सॉल्यूशन है? तो नील्स बोर ने बताया कि जैसे जैसे ये ऊर्जा का क्या करते हैं? ह्रास करते हैं, तो इनके अंदर किनका निर्माण होने लग जाता है? एक अलग कोष का निर्माण होने लग जाता है। इस प्रकार से वो होता है उपकोष। उसको क्या नाम दिया उसने? उपकोष। अब उपकोष कौन कौन से? हमें इस बात को ध्यान में रखना है। कौन से उपकोष? S, P, D, F, ये 4 उपकोष बनते हैं। यानी S, P, D, F इन कोषों के अंदर क्या बन जाते हैं?
उपकोष बन जाते हैं। पहला कोष है, इसके अंदर कितने उपकोष? एक। इसी प्रकार दूसरे उपकोष के अंदर 2 उपकोष, तीसरे कोष के अंदर 3 उपकोष, चौथे कोष के अंदर 4 उपकोष। इस प्रकार से उपकोष बन जाते हैं। अब इन उपकोष में भी अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, D में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10, F में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14। इस प्रकार से हम उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहां तक ये बात आप लोगों के समझ में आनी चाहिए। क्या? उपकोष, उपकोष में अधिकतम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने? 2, 8, 18, 32। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। इसी प्रकार उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन S, P, D, F में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, 6, 10, 14। ये 2 पॉइंट आप लोगों के दिमाग में होने चाहिए, तब आगे की बात आप लोगों के समझ में आएगी। कोष में कितने अधिकतम? 2, 8, 18, 32। उपकोष में अधिकतम 2, 6, 10, 14। इस प्रकार से हमें ये 2 पॉइंट अपने दिमाग में रखनी। ये सब बातें चलो ये दिमाग में रखो, ये परमाणु की या किसी भी तत्व की भौतिक संरचना है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने के लिए आप लोगों को ये बात दिमाग में रखनी है कि कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने और उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने। अधिकतम इलेक्ट्रॉन इतने इतने भरे जाते हैं, मिनिमम इन्हीं में भरे जाएंगे। हमने देख लिया कोष, कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हमने देख लिए। उपकोष, उपकोष में हमने अधिकतम इलेक्ट्रॉन देख लिए। कोष K, L, M, N, ये हमारे पास क्या हो गए? कोष हो गए। इसी प्रकार उस उपकोष S, P, D, F, ये उपकोष हो गए। अधिकतम इलेक्ट्रॉन हमने कितने भरने हैं? 2, 8, 18, 32। S, P, D, F में 2, 6, 10, 14। अब देखो हमारे पास पहला कोष कौन सा है? K। इसमें कितने उपकोष बनेंगे? 1। वो भी कौन सा? S। दूसरा कौन सा है? L। L में कितने उपकोष? 2, S और P। इसी प्रकार तीसरा N, 3। इसमें कितने उपकोष? 3 बनेंगे, S, P, D। इसी प्रकार चौथा हमारे पास कौन सा है? N। N में कितने उपकोष? 4। कौन कौन से? S, P, D, F। ये 4 उपकोष बने। तो इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है कि K में 1 उपकोष, L में 2 उपकोष, M में 3 उपकोष, N में 4 उपकोष। इनके माध्यम से हम एक सूत्र का निर्माण करते हैं, उसकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से करते हैं, जिसकी सहायता से हम आसानी से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो देखो सूत्र किस प्रकार से बनाते हैं। पहला कोष है, उसके अंदर कितने उपकोष? 1 उपकोष। कौन सा? S। तो पहला इसके लिए हम क्या लिख देते हैं? 1S। इसी प्रकार दूसरे कोष में कितने उपकोष? 2। कौन कौन से? S और P। दूसरा इसलिए हम 2S, 2P लिख देते हैं। इसी प्रकार तीसरे में 3 है, 3S, 3P, 3D। इसी प्रकार चौथे में 4S, 4P, 4D, 4F। इस सूत्र की सहायता से आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण लेते हैं 10वीं क्लास के अंदर अगर हम देखें तो ज्यादातर 18 तत्व हमारे जो आवर्त सारणी में तत्व दे रखे हैं, उनमें 1 से 18 तक तत्वों की अगर आपको संयोजकता निकालनी आ गई तो वो आपको बहुत ज्यादा सहायक होंगी। पहले 4 पाठ होंगे, हम उनकी संयोजकता आसानी से निकाल सकते हैं। और संयोजकता निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए अगर हम उदाहरण लें तो तत्व देखो, पहला तत्व हम कौन सा ले लेते हैं उदाहरण में? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर। कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। अर्थात इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है। 1 इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है? संख्या। अर्थात इस सूत्र में हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 1। कौन सा? भर दो। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें तो ये होगा 1s1। इसमें अधिकतम कितने? 2, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने? 1, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो गया? 1s1। इसी प्रकार अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसके आधार पर देखोगे तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन।
और 2 इसका क्या है, परमाणु क्रमांक है। इस प्रकार से हम अगर इसका देखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो क्या होगा 1s2, इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम लिथियम का देखें तो लिथियम कितने नंबर पे आता है 3, तो इसमें 3 ही तो इलेक्ट्रॉन है और 3 इसकी क्या है परमाणु क्रमांक है। इसका मतलब हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं इस सूत्र में 3, इस प्रकार से भर दो 1s2 2s2 2p 1s2, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने 3 है तो 2 और 1 इस पे भर दो। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला उदाहरण हम लेते हैं कार्बन का ले लो। जैसे कार्बन कितने नंबर पे आता है 6 नंबर पे, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 6 और इसका परमाणु क्रमांक भी कितना है 6। हमें अपने सूत्र में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं 6 इलेक्ट्रॉन भरने। सूत्र हमने देखा था कौन सा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 और 4f14। ये हमारा एक सूत्र है। तो कार्बन का देखें इस सूत्र में हमें कितने इलेक्ट्रॉन बनने 6 इलेक्ट्रॉन बनने। देखो 1s2 2s2 2p कितने बढ़ दिए अभी 4, कितने बच्चे हैं 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ दिए। इस प्रकार से अगर हम इसी प्रकार से अगले उदाहरण की जैसे नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है। वही बात इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 7, 7 इसकी क्या है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या है। इस सूत्र में कितने इलेक्ट्रॉन बनने 7 इलेक्ट्रॉन बनने। कैसे 1s2 2s2 2p कितने भर दूं 4 हमने भर दिए 3 भर दो इसमें 2p6। इसी प्रकार हम बात करते हैं ऑक्सीजन की बात कर लो आप। ऑक्सीजन की जैसे बात करते हैं तो ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 8, परमाणु क्रमांक कितना है 8। अगर हम भर के देखें तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन बनने 8 इलेक्ट्रॉन बनने और इस सूत्र में 8 इलेक्ट्रॉन भरो आप। देखो जैसे 1s2 2s2 2p नहीं 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो इसमें 2p4 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप देखो नियोन का देखो, नियोन कितने नंबर पे आता है 10 नंबर पे आता है। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 इसका क्या है परमाणु क्रमांक। तो हम भर सकते हैं इस प्रकार से कितने इलेक्ट्रॉन बनने इस सूत्र में 10 1s2 2s2 2p6। इसका बाह्यतम कोश क्या है पूर्ण, इसका बाह्यतम कोश क्या है खाली। ये हम आगे बात करेंगे। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भर सकते हैं। हमें ज्यादातर 10वीं क्लास के अंदर हमें ज्यादातर 18 ऑर्गन तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आवश्यकता होती है। इसी में हमारी जितने भी तत्व हैं पहले पाठ के 4 चैप्टर के जितने पहले 4 चैप्टर के जितने भी तत्व हैं या किसी भी तत्व का हमें आयन उसको उसकी संयोजकता ज्ञात करनी है तो 18 नंबर तक क्या हो जाती है वो ज्ञात हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 18 तक हम पढ़ लें और वहां तक हम क्या कर लें ज्ञात कर लें तो हमारे पास उसकी ये 4 पाठों में हमें सहायक होती है। तो देखो हमने नियोन का देख लिया। इसी प्रकार आप आगे बढ़ते जाओ 3s आ जाएगा 3p आ जाएगा 3d आ जाएगा 4s2 आ जाएगा। हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि 3p से इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, उसका कारण क्या है वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन हमें यहां तक जितने भी तत्व आते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे दिमाग में होना चाहिए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल आपको ये सूत्र ध्यान में रखना है। इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ध्यान में रखनी है। हमारे पास जितनी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको इस सूत्र में हमें पढ़ना है। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम कितने नंबर पे आता है 11 नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है
11। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11। परमाणु क्रमांक कितना है? 11। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर के देखते हैं। 1s2 2s2 2p6। कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 10। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1। वो हम किस में चला जाएगा? 3s1 में चला जाएगा। इसी प्रकार अगर हम क्लोरीन का भर के देखते हैं, क्लोरीन Cl कितने नंबर पे आता है? 17 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है? 17 नंबर पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं इस सूत्र में? 17। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हो गया। अब देखो, अब हमारा एक मेन पॉइंट स्टार्ट होता है कि इनकी संयोजकता हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, इन पे आवेश किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रत्येक तत्व स्थायी होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है, या इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है, या इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? साझा करता है। आप लोगों को मेरी बात समझ में तो आ रही होगी कि कोई भी तत्व स्थायी होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, या इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है, या इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? साझा करता है। किस प्रकार से, वो बात देखो। प्रत्येक तत्व में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इस प्रकार से। इसमें कितने? इसमें अधिकतम कितने हो सकते हैं? 6, लेकिन है कितने? 2 अयुग्मित। इसी प्रकार इसमें 3 है, इसी प्रकार इसमें कितने? 4 है। इसमें कितने? बाह्यतम कोश में यानी P में 6 भरे जाते हैं, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका बाह्यतम कोश क्या है? भरा हुआ है, इसलिए ये पहले से क्या है? स्थायी है। स्थायी है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी? 0 होगी। इसलिए इसको नोबल गैस या एक्री गैस बोलते हैं। जैसे हीलियम का हमने पीछे पढ़ा था, हीलियम में बाह्यतम कोश में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वह भी क्या है? नोबल गैस या एक्री गैस के रूप में मानी जाती है। अगर हम सोडियम का देखें तो बाह्यतम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसमें होने कितने चाहिए थे? 2, लेकिन है कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार क्लोरीन का देखें तो बाह्यतम कोश, या फिर इसमें देखो उपकोश में देखो कितने? 3p5। 3p5 इसमें होने कितने चाहिए थे? 6, लेकिन है कितने? 5। इन बाह्यतम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को इनको क्या करना होता है? युग्मित करना होता है स्थायी होने के लिए। इसलिए या तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, या इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? साझा करते हैं। किस प्रकार से? देखो, जैसे हम ऑक्सीजन का उदाहरण ले लेते हैं। ऑक्सीजन का अगर हम उदाहरण लें तो इसके बाह्यतम उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 4। पी में अधिकतम कितने भरे जाते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास हैं कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। इसलिए या तो क्या करे? ये 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे। मैं दोबारा लिख लेता हूं। ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसके बाह्यतम कोश में 2p4 इलेक्ट्रॉन यानी 4 इलेक्ट्रॉन। या तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करे? 0 करे, या इलेक्ट्रॉन कितने करे? 6। 0 करने के लिए उसके पास कितने? 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। 6 करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागना, आप खुद समझदार हो, देख लो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागना ठीक होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ठीक होगा? मान लो मेरे पास भाई मकान नहीं है और मेरे पास 4 लाख रुपए हैं और मैं मकान बनाना चाहता हूं, लेकिन उनकी लागत कितनी है? 6 लाख रुपए। उनकी लागत कितनी है? 6 लाख रुपए। अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन या 4 लाख रुपए रखता हूं तो मैं स्थायी नहीं हो पाता हूं। कहने का मतलब मेरे पास खुद का घर नहीं हो पाता है। अगर मुझे 2 लाख रुपए और मिल जाए तो मैं क्या कर लूं? अपना घर बना सकता हूं। अगर ये 4 लाख रुपए मेरे पास रहे तो मैं इनको धीरे धीरे क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूं? 2 इलेक्ट्रॉन या 2 लाख रुपए लेकर अपना मकान बना लेता हूं और स्थायी हो जाता हूं। कहने का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन अगर मैं रखता हूं
तो अस्थायी रहूंगा। अगर 2 और ग्रहण कर लूं तो स्थायी हो जाऊंगा। अगर मैं, अब देखो, 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 4 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है? आप खुद समझदार हो, 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, इसलिए ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ग्रहण करते हैं उस पर माइनस का चिन्ह आता है, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अर्थात ऑक्सीजन पर आवेश कितना होगा? -2। और वह कितने बंध बनाएगा? उस पर जितने आवेश होते हैं या उसकी जितनी संयोजकता होती है वह उतने ही बंध बनाता है। तो ऑक्सीजन कितने बंध बनाता है? 2 बंध बनाता है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2। और ऑक्सीजन बंध भी कितने बना सकता है? 2 बंध बना सकता है। इसी प्रकार अगर हम दूसरे किसी तत्व की बात करें, जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो ये क्या करता है, इसके बाह्यतम कोश में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन हटा दें हम, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, तो इसके बाह्यतम कोश क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। इसलिए सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है इस प्रकार से। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या बचेगा? 1s2 2s2 2p6, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है सोडियम ने, तो सोडियम पर आवेश कौन सा आएगा? प्लस। अर्थात सोडियम किस रूप में स्थायी होता है? Na+ के रूप में स्थायी होगा। Na+ के रूप में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये रहेगा, इसका बाह्यतम कोश क्या रहेगा? पूर्ण रहेगा। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग कर देता है, त्याग करते हैं तो कौन सा निशान आएगा? चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। तो सोडियम किस रूप में स्थायी रहेगा? Na+ के रूप में क्या रहेगा? स्थायी रहेगा। इसलिए सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? Na+। संयोजकता कितनी हो गई? प्लस का मतलब यहाँ पर कितने प्लस के हैं? 1। अर्थात वह बंध भी कितने बनाएगा? 1 बंध बनाएगा। सोडियम हमेशा कितने बंध बनाता है? 1। उसकी संयोजकता कितनी होगी? 1, वो भी किस में? प्लस में। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से उन किसी भी तत्व की संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं, और वह कितने बंध बनाएगा वो ज्ञात कर सकते हैं। उसकी संयोजकता किस में होगी? प्लस में होगी या माइनस में होगी, वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन का ले लिया, क्लोरीन का ले, क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। बाह्यतम कोश में, उपकोश में इलेक्ट्रॉन 3p5। अर्थात इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन। या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे या 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। तो आप कुछ समझदार हो, देख लो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर कौन सा आवेश आएगा? Cl-। तो क्लोरीन किस रूप में स्थायी रहेगा? Cl- के रूप में वो स्थायी रहेगा। उसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी, वो भी किस में? माइनस में। कितने बंध बनाएगा? 1 बनाएगा, क्योंकि उस पर संयोजकता कितनी है उसकी? -1 है। इस प्रकार से हम विभिन्न तत्वों की संयोजकताएं क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। वह कितने बंध बनाता है, इस प्रकार की हम बातें ज्ञात कर सकते हैं। अगर मैंने ये पहली क्लास बनाई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को जरूर समझ में आएगी ये बात, आप लोग मेरी पहली क्लास को बहुत ही आराम से देखना, उसको समझने की कोशिश करना, और कोई गलती हो तो वो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, ताकि मैं उसमें क्या कर लूँ, सुधार कर लूँ। मैं पहली क्लास बना रहा हूँ, इसलिए मुझसे कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। कोई परफेक्ट नहीं होता है, धीरे धीरे गलतियां सुधरती जाएंगी। लेकिन आप मुझे आगे बढ़ने का जरूर एक अवसर दें, इसलिए आप मेरी क्लास को एक बार देखना, उसमें जो गलतियां होती हैं उसको एक बार मुझे अवगत जरूर कराना, ताकि मैं आगे की क्लासों में उस प्रकार की गलतियों का
उन गलतियों का क्या कर सकूँ, सुधार कर सकूँ और आप लोगों के सामने इससे बेस्ट ऑनलाइन क्लासें दे सकूँ। धन्यवाद।